तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 78 एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। इसमें ये बात करें कि आपके पास जो है वो दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। आपकी किडनी के ऊपर जो आपकी जो किडनी बनी हुई होती है उसके ऊपर वाले पोर्शन पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो वज़न होता है वो 4 ग्राम होता है, यानी एक का 4 ग्राम और दूसरे का 4 ग्राम, इस तरीके से होते हैं। किडनी के सुपीरियर पोल पर ये प्रेजेंट होते हैं। हर एक ग्लैंड के जो दो मेजर पार्ट्स होता है, एक होता है मेड्यूला और एक होता है कॉर्टेक्स। जो आपका एड्रिनल मेड्यूला होता है वो 20% जो है वो सारा ग्लैंड का फंक्शन कर रहा होता है और उसके ऊपर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जबकि जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो 80% जो है वो सारा काम संभाल रहा होता है। ठीक है, तो और इन हार्मोन के अंदर भी यही बात है कि जिस तरह हमने थायराइड हार्मोन का पढ़ा था कि ये भी आपकी बॉडी की ऑलमोस्ट हर फंक्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। In turn, these hormones cause almost the same effect as direct stimulation of sympathetic nerves in all part of the body. These hormones and their effects are discussed. ये हमने चैप्टर 67 की वीडियो भी जो अपलोड की थी उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें बेसिक बात जो है वो ये है कि जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो मतलब वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिनको हम कहते हैं कॉर्टिस्टेरॉइड्स। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन हैं हम उनको अब से जो भी नाम लेंगे इस वीडियो में या जब भी हम BCQs के लिहाज से जब लिख रहे होते हैं तो हम उसको कॉर्टिस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं और इन सब का केमिकल फार्मूला जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और वो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो इनके फंक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे होते हैं। इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं ये जो बीच में ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है आपका एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, और ये जो साइड पे 3 लेयर्स दिख रही हैं जो यहाँ पर जूम इन करके इन्होंने बनाई हुई हैं, ये ग्रीन, ये रेड और ये ग्रेइश टाइप की, ये मैग्नीफाइड जो पोर्शन है ये है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो क्योंकि ये छोटा है ना एड्रिनल मेड्यूला, तो ये 20% काम जो है वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जबकि ये जो बाकी सारा पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा भी है एरिया वाइज भी और इसके फंक्शंस भी ज़्यादा हैं। तो हम इसको जो है वो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसको हमने जो है 3 जोन और 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। पहला है जोना ग्लैमेरुलोसा। अब इसको इस नीचे इसके एल्डोस्टेरोन इसलिए लिखा हुआ है, इसके अंदर से वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, लेकिन सबसे एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो सरंजाम देता है वो करता है एल्डोस्टेरोन, तो इसलिए हम यहाँ पर एल्डोस्टेरोन मेंशन करते हैं। तो आप जोना ग्लोमेरुलोसा भी बोल सकते हैं और एल्डोस्टेरोन बोलें तो भी समझ में आ जाएगा कि आप फर्स्ट लेयर की बात करें, फर्स्ट जोन की बात करें। इसको ZGA करके मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि BCQs में आ जाता है कि जोन A में कौन से हार्मोन थे, जोन B में कौन से, तो इस तरीके से याद रह जाता है। जो दूसरा हमारा है, अच्छा, ये जो आपका जोना ग्लैमेरुलोसा है ये 50% जो है वो जितने फंक्शंस आपके जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में हो रहे होते हैं 50% फंक्शंस जो है वो ये देखता है। और क्योंकि इसकी देखें ना एरिया वाइज भी इसके पास बेचारे के पास जगह कितनी कम है, और जो आपका जोना फेसिकुलेटा है और वो उसके पास कितना सारा एरिया है, तो ये 75% जो है वो आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है उनको देख रहा होता है। जबकि ये जो आपका थर्ड वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा बचा हुआ है ग्रेइश पिंकिश, ये है 10% जो बची कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको ये दिख रहा होता है। और इसके अंदर कौन से हार्मोन, जोना फेसिकुलेटा के अंदर कॉर्टिसोल और आपके जोना रेटिकुलरिस के अंदर एंड्रोजेंस। जोना फेसिकुलेटा में कॉर्टिसोल और एंड्रोजेंस दोनों होते हैं और जोना रेटिकुलरिस में भी कॉर्टिसोल और एंड्रोजेंस दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बात करना चाह रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस, दो मेजर टाइप के एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स जब वो सीक्रेट हो रहे होते हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कौन से, एक होता है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और दूसरे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जो तीसरा हम पढ़ते हैं ना कि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, ये जो है ना वो इन एडिशन सीक्रेट हो रहे होते हैं। बेसिक जो 2 सीक्रेशन हो रही होती हैं वो आपके मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हो रही होती है। एडिशन जो एक्स्ट्रा सीक्रेशन हो रही होती है वो आपकी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की हो रही है, जिनको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। मेल में इसके अलग और फीमेल में जो है वो इसके अलग काम होते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन की जो है वो सिक्रेशन करवाता है। और इसी ही की हम इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको आपके जो है वो सेक्स हार्मोन्स के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे, और कम होगी तो भी इसी किस्म के डिफेक्ट्स जो है वो आगे कंटिन्यू होंगे। तो जो द मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव गेन्ड दिस नेम, इसको जो ये नाम मिला है ना मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो इसलिए मिला है, ये जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था
कि वो जो वेव्स बन रही होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, उनको ये देख रहा होता है, उनको ये इफ़ेक्ट करता है। क्या मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं एक्स्ट्रा ECF के अंदर, उन सब पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी बोल रहे होते हैं। और जो दूसरा नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो इसका नाम में ही इसका जो है वो जवाब है कि ये क्या करता है, आपके जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन है उसको बनाए रखता है, उसको बढ़ाए रखता है, इंक्रीज़ करता है और कम होने से रोकता है। अब ग्लूकोज कंसनट्रेशन कम ना हो उसके लिए क्या करता है कि जो पहले से ग्लूकोज बना हुआ पड़ा हुआ है उसको यूज़ होने से रोकता है और मज़ीद नहीं बनाता है, और ग्लूकोज की जगह आगे काम करने के लिए प्रोटीन को भेज देता है और फैट को भेज देता है। इस वजह से जो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मोर देन मतलब 30 से ज़्यादा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 30 से ज़्यादा स्टेरॉइड्स बनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि ख़तरनाक किस्म के जो हार्मोन्स जो होते हैं वो आपका जो है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल होता है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव की, तो वो बात अगर आपको याद होगी, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग की, चले वो इसमें आगे बात करें तो हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। पहले जो यहाँ पे बात करना चाह रहा है उसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिको हार्मोन्स, द एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। वो अभी हमने बात कर ली कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, और 15% और 10% वाली बात ये दोबारा रिपीट हो रही है यहाँ पर। अच्छा, गाइडेंस के अंदर एक मुसीबत कह लें या अच्छी बात कह लें कि ये एक बात 3 से 4 दफ़ा रिपीट करते हैं, तो आपको बुक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि जो आपकी पहली लेयर है ज़ोना ग्लैमेरुलोसा, इसके अंदर जो है कुछ इस किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन और सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करते हैं सिंपली। और ये किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं? दे आर मेनली कंट्रोल बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसनट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अगर आपके ECF के अंदर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 या पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो जैसे अगर आपके एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कब सीक्रेट होता है, हमने पढ़ा था कि जब आपके ब्लड के जो आपका ब्लड लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सीक्रेट होगा। और पोटेशियम कब, जब अगर पोटेशियम ज़्यादा इफ्लक्स हो गया है या इन्फ्लक्स हो गया, पोटेशियम कंसनट्रेशन आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो ये दो जो रीज़न्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एल्डोस्टेरोन को, यानी एंजियोटेंसिन 2 और पोटेशियम की मौजूदगी आपके ECF के अंदर आपके एल्डोस्टेरोन को की सिक्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट कर देती है। जबकि जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस के अंदर जो दो एक जैसे हार्मोन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, बस फ़र्क ये कि यहाँ 75% और यहाँ पर 10%। दो कौन से हार्मोन्स की सिक्रेशन हो रही होती है? एक आपका कॉर्टिसोल हो रहा होता है, और कॉर्टिसोल जो है वो यहाँ पर भी हो रहा होता है, क्योंकि दोनों के जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो सिक्रेट कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन कर रहे होते हैं दोनों। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जोना फैसिलेटा इन द मिडिल एंड वाइडस्ट जोन, ये बात हमने कर ली थी, सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रिनल, ठीक है। यही बात जो इसने यहाँ कही है वो यहाँ पे कही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसकी सिक्रेशन है वो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजियोटेंसिन और पोटेशियम का कंसनट्रेशन ECF के अंदर, इसकी जो सिक्रेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस वाया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो आपका हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस के अंदर एक हार्मोन होता है जो जाके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि भाई इसकी मुझे ज़रूरत है, इसको सिक्रेट करो। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब ये हार्मोन स्टिमुलेट होता है, ये जो हार्मोन है जाकर हाइपोथैलेमस से निकलकर और जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसकी सिक्रेशन करवाता है। यानी इसकी सिक्रेशन के लिए कौन सा स्टिमुलेशन चाहिए या इसकी सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? हमें इसकी सिक्रेशन के लिए ACTH चाहिए, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन इसकी सिक्रेशन भी करा देगा जोना फेसिकुलेटा की, और ये जोना रेटिकुलरिस की सिक्रेशन भी करवा देगा। लेकिन अगर ये दोनों में से किसी एक की सिक्रेशन भी करवाता है तो दोनों का काम तो सेम ही है, तो हमारी जो नीड है वो फिर भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर हमें एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन चाहिए था इसकी सिक्रेशन के लिए, किसकी? जोना फेसिकुलेटा की। और यहाँ पे हमें चाहिए कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकल एंड्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी। और ये भी जो है वो ऊपर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और आके जो आपका नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे जो मतलब
रिलीज़ होता है पिट्यूटरी में फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से शुरू होता है, पिट्यूटरी में रिलीज़ होता है और चाहता है कि भाई आपका जो ज़ोनल रेटिकुलरिस है वो आपके कॉर्टिकल और एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है वो सिक्रेशन कर दे और जो है उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो यहाँ पे जो दोनों के फंक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। अब यहाँ पे इस बात कर रहा है इस नीचे वाले पोर्शन में, एड्रिनल एंड कॉर्टिसोल सिक्रेशन आर रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स। ये एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की सिक्रेशन है वो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू जो वो कंट्रोल हो रही होती है। यानी कोई क्या कहना चाहिए कि कोई एक सेटअप नहीं बना हुआ कि सुबह ऐसे होगा शाम को ऐसे होगा। जब नीड होती है उस हिसाब से इनकी सिक्रेशन होती है और वो नीड कभी भी हो सकती है, ठीक है। फैक्टर्स सच एज एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सीक्रेट हो जाएगा ECF के अंदर। जैसे ही ECF के अंदर इसको नज़र आएगा एंजियोटेंसिन 2 और ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन शुरू हो जाएगी और यहाँ पर से जो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर देगा ACTH के भाई जाओ जाके जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करो। एंजियोटेंसिन 2 आ गया। एंजियोटेंसिन 2 भाई सब कब आते हैं, जब आपका ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और ब्लड का, और दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि एल्डोस्टेरोन कॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ जोना ग्लैमेरुलोसा विच हैव नो इफेक्ट ऑन अदर जोन्स, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है वो आपके मतलब एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि वो आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाए। वो ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ाता है कि वो सोडियम को लेता है और पोटेशियम को और हाइड्रोजन को जो है बाहर भेज देता है, ठीक है। इन्फ्लक्स करवाता है सोडियम का। अब सोडियम जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपने साथ जो है वो बहुत सारा ECF भी लेकर आता है, यानी लिक्विड। अब लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल की जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। किसकी, कौन से सेल की, जोना ग्लैमेरुलोसा की। अब ये यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि जोना ग्लैमेरुलोसा का अगर साइज़ बढ़ भी जाता है, हाइपरट्रॉफी हो भी जाती है, तो बाकी जो नीचे 2 हार्मोन्स हैं इन पर कोई ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ता भी तो वो इतना लिटिल इफेक्ट होता है कि उसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं होते। और जो बात हमने पहले की थी वो ये रिपीट करें यहाँ पे कि जितने भी आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड जो है वो ड्राइव्ड हो रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को पहले स्टेरॉयड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो बनाता है हार्मोन्स। तो ये कैसे होता है कि आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये सिंथेसाइज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल। आपका मतलब जितना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है ना उसका 80% कोलेस्ट्रॉल, पूरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल में से 80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका स्टेरॉइड्स बना रहा होता है। यानी 80% कोलेस्ट्रॉल वो कन्वर्ट करते हैं ताकि वो स्टेरॉइड बनाए और फिर स्टेरॉइड जाके वो हार्मोन बनाए। तो क्या होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है आपके सेल के अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं उससे जाके वो उस पर जाकर जो है अटैच होता है और जाके वो बन जाता है अपना स्टेरॉइड, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि यहाँ पे छोटा सा प्रोसीजर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपके LDL जिनकी हाई कंसनट्रेशन होती है, जिनमें मतलब वो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो आपके प्लाज्मा के ज़रिए इंटस्ट्रियल फ्लूइड में जाते हैं और उससे जो है उसके अंदर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स के अंदर जो है वो कोटेड पिट्स होते हैं, ठीक है। उस पर जाकर जो है ये अटैच हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, आपका स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं। सिंपल छोटी सी चीज़ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू एड्रिनल सेल्स इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब कोलेस्ट्रॉल का जो मतलब कोलेस्ट्रॉल एड्रिनल सेल्स में जाएगा और फिर जाके बनाएगा स्टेरॉयड, ये सारा मैकेनिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय, ये जो सारा फंक्शन जो है वो होता रहेगा। इसकी रेगुलेशन को कंट्रोल कौन करता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जाए और जाके बार बार स्टेरॉयड बनाए और फिर स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते रहे, तो ये काम होता रहे। इसकी सर्कुलेशन को जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल करता है। यानी कि अगर स्टेरॉयड सिंथेसिस मतलब अगर स्टेरॉयड सिंथेसिस हमें करवानी है तो हमें क्या करना है कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कन्वर्ट करना है स्टेरॉयड के अंदर। तो स्टेरॉयड को कन्वर्ट करने के लिए जो जितने सेल रिसेप्टर्स हैं LDL के लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के जितने रिसेप्टर हैं अगर वो बढ़ जाएंगे, जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉयड में कन्वर्ट होगा। तो इसका कहने का मकसद ये है सिंपली कि जो जितने अगर आपको रेगुलेशन ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करते हैं कि आपका बॉडी जो है वो सेल रिसेप्टर्स की क्वांटिटी और उसकी सिक्रेशन को बढ़ा देता है ताकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉयड में कन्वर्ट हो सके और आपका जो बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो जाए। तो यानी जब भी इसको चाहिए होता है, इसको अपनी जब भी इसको स्टेरॉयड चाहिए होता है तो ये अपनी कोलेस्ट्रॉल की जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर बढ़ा देता है, उसके रिसेप्टर भी ज़्यादा दे देता है
कि जितने ज़्यादा रिसेप्टर मिलेंगे उतने ज़्यादा स्टेरॉइड सिंथेसिस होगी, जितने ज़्यादा स्टेरॉइड सिंथेसिस होगी उतनी जल्दी ही जो है वो आपको आपका स्टेरॉइड मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे छोटी सी बात ये कर रहा है कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर जाता है ना, तो पहले जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब इसको तोड़ के एंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस एंजाइम को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल डिमोलेज। मतलब उसको एक एंजाइम चाहिए होता है ना आपके कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए, उस एंजाइम को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल डिमोलेज, और वो आपके कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बनाता है प्रीजिनोलोन। और ये क्या करता है कि मतलब डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाके जो आपका स्टेरॉइड नहीं बनाता, पहले आपका कोलेस्ट्रॉल भी टूटता है। जैसे हमने पढ़ा था कि आपकी आयोडीन जो है वो पहले आयोडाइड, मतलब आयोडीन भी जो है वो टूटती है, फिर वो आयोडाइड बनती है, इस तरीके से जाके फिर वो मतलब हमारे पास ब्रेक डाउन का मैकेनिज़्म लाजमी काम करता है, हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहे होते बॉडी में। तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो पहले टूटता है, टूटने के बाद वो बन जाता है प्रीजिनोलोन, और फिर जाके जो है ये आपके स्टेरॉइड में जो है वो कन्वर्ट होता है। इतनी सी बात ये यहाँ पर हो रही है। अब ये सिंथेटिक पाथवेज की बात कर रहा है कि ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, अगर मतलब इतनी सी चीज़ है कि अगर आपको जो है वो सिंथेटिक पाथवेज के ज़रिए एड्रेनल स्टेरॉइड्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ इफेक्ट्स और ऑर्गेनल्स होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं। तो ये इतनी सी बात करना चाह रहे हैं कि जो आपके स्टेरॉइड होते हैं, हमने पहले बात की थी कि इनका जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। तो इसके अंदर हम एक एंजाइम को, अगर यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि यहाँ पे हम एक एंजाइम को आगे पीछे करके एक नया हार्मोन बना सकते हैं। तो जब हमें सिंथेटिक हार्मोन जब हमें बनाने होते हैं, जब हमें सिंथेटिक एड्रेनल स्टेरॉइड बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एंजाइम को जो है वो आगे पीछे करके इसके में उसमें जो चेंजेस करके उसको अल्टर करके और जो वो अपना जो है वो सिंथेटिक हार्मोन जो है बना लेते हैं, और जो उस टाइम की जो नीड है उसको पूरा कर लेते हैं। इन एडिशन addition to aldosterone and cortisol, the other steroids have glucocorticosteroids or mineral corticosteroid activities, or both are normally secreted in small amount by adrenal cortex। तो ये एड्रेनल अल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल के बारे में बात करें कि जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं, ये दोनों जो है वो अल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल जो है वो आपके सेल के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरल कॉर्टिकोइड की एक्टिविटी सर अंजाम दे रहा होता है, लेकिन ये जो दोनों हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहे होते हैं इन द सेल बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। फर्दर मोर ये मतलब इनकी क्वांटिटी जो है ना सीक्रेशन की वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो यानी इसीलिए ये बाहर से भी चाहिए होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अब अगर आपको जो है वो कहीं पे चोट लगी है या कोई पल्स्ट्यूल हो गया या समथिंग और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो अगर तो हमारी बॉडी के अंदर ये मुकम्मल जितनी नीड है उतना बन रहा होता, या मतलब ज़्यादा बन रहा होता, मतलब जितनी नीड है उतना तो बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनता, तो हमें फिर बाहर से कॉर्टिसोल नहीं लेना पड़ता। तो हम जब भी हमें चोट लगती है या हमें इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल बन रहा होता तो हमें कॉर्टिसोल के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें सिंथेटिक वे से कॉर्टिसोल लेना पड़ता है ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। तो ये कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, हमारी बॉडी में बन रहा होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती, वरना इसको बना के डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी बॉडीज़ जो फॉरेन बॉडीज़ होती है ना उसको बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पे इसकी पूरी समरी दी हुई है, उसमें सिर्फ इसका मकसद ये है कि एक एंजाइम को चेंज करके हम इसके अंदर जो है वो पूरा हार्मोन के जो हार्मोन है ना उसका फंक्शन चेंज कर सकते हैं। मिनरल कॉर्टिकोइड्स के बारे में यहाँ पे कुछ नेचुरल बता रहा है, कुछ सिंथेटिक बता रहा है। तो आपका जो अल्डोस्टेरोन है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और 90% ऑफ सारे मिनरल कॉर्टिकोइड की एक्टिविटी करा होता है। मतलब इसका सिंपल सा ये है, जस्ट अ मिनट सॉरी, इसका सिंपल सा मकसद जो है वो कहने का सिर्फ इतना सा है कि मिनरल कॉर्टिकोइड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स की जो सिक्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर 30+ जो है वो हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल काम जो है वो अल्डोस्टेरोन कर रहा होता है। इसलिए जब भी हम मिनरल कॉर्टिकोइड्स को जब हम मेंशन करते हैं तो अल्डोस्टेरोन का नाम सबसे पहले लेते हैं, और या अल्डोस्टेरोन ही इसकी पहचान है। वो पहचान सिर्फ इसलिए है कि 90% काम तो ये अल्डोस्टेरोन ही कर देता है, तो बाकियों की एक्टिविटी मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। ये क्या करता है 1/30 एज पोटेंट एज अल्डोस्टेरोन बट वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ आर सीक्रेटेड। इसकी
इसका जो फंक्शन है ना, ये इतना ही फंक्शन करता है जितना फंक्शन अल्डोस्टेरोन कर रहा होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आप देखें 1/30, इसकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा कम होती है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ये थोड़े से नाम है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो हमें पता नहीं है, हम बस एक ये और जो है ना एक ये फेमस सुन रहे होंगे, बाकी जो है वो इसलिए नहीं वो बोल रहे होते क्योंकि इनका काम या तो स्लाइड होता है या सेम अल्डोस्टेरोन जैसा होता है, या इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। बस नाम अगर याद कर लेंगे तो वो भी बहुत है। तो तीसरा है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये मतलब इसकी जो है हल्की फुल्की जो है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली एक्टिविटी कर रहा होता है। और दूसरा है 9-अल्फा फ्लोरकोर्टिसोल। ये सिंथेटिक होता है, बाहर से लेना पड़ता है, स्लाइटली मोर पोटेंट देन अल्डोस्टेरोन, और अल्डोस्टेरोन से ज़्यादा पोटेंट होता है भाई, तभी तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर अल्डोस्टेरोन जैसा ही होता तो हमें इसको लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कॉर्टिसोल आर स्लाइटली मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी फोकस बट अ लार्ज क्वांटिटी इज सिक्रेटेड। ये कॉर्टिसोल की जो एक्टिविटी है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड जैसी होती है थोड़ी बहुत, पर इसकी जो है ना लार्ज क्वांटिटी सीक्रेट हो रही होती है। इसके बारे में अगर लार्ज क्वांटिटी सीक्रेट हो रही है तो काम हल्का फुल्का क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये है कॉर्टिसोइन, और ये स्लाइट मिनरल एक्टिविटी कर रहा होता है, तो इसमें कोई ख़ास नहीं था। अब ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हमने ऊपर पढ़े हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और ये हम नीचे पढ़ रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ ऑल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। कॉर्टिकॉइड भी जो है वो मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हम कॉर्टिसोल को इसलिए मेंशन कर रहे होते हैं कि 95% एक्टिविटी तो बेचारा अकेले ही कर रहा होता है, तो बाकियों को मेंशन करके क्या करेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉन क्या करते हैं, प्रोवाइड 4% ऑफ टोटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती है और एक्टिविटी भी बहुत कम होती है इसकी। दूसरी भी कॉर्टिसोन का भी यही है कि कॉर्टिसोल जितना ही पोटेंट होता है, काम सेम होता है। प्रीडिनिसोन सिंथेटिक होता है और 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है कॉर्टिसोल से ज़्यादा। और बाकी आपका मिथाइल प्रीडिनिसोन और डेक्सामेथासोन ये भी सिंथेटिक होते हैं, और ये भी 5 टाइम्स और 30 टाइम्स है वो ज़्यादा कॉर्टिसोल से ज़्यादा पोटेंट होते हैं। देखें ज़्यादा पोटेंट है तो हम ले रहे हैं ना। अगर एक्टिविटी सेम एज़ कॉर्टिसोल होगी या सेम एज़ आपके अल्डोस्टेरोन होगी तो हम बाहर से क्यों लेंगे, हमें ज़्यादा नीड है जिस वक्त। अगर ये हर वक्त ज़्यादा ही सीक्रेट होते रहेंगे तो भी इसके नुकसान है वो हम पढ़ेंगे। तो जितनी नीड होती है बॉडी में बनते रहते हैं, जब हमें किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जब इसकी नीड होती है तो फिर हम सिंथेटिक जो है वो उससे जो है बॉडी कांटेक्ट में ले आते हैं और अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस लिस्ट दैट सम ऑफ दीज हार्मोन्स एंड सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैव बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज़। तो ये इतनी सी बात करना चाह रहे हैं कि कुछ सिंथेटिक जो हार्मोन्स हम लेते हैं उनके अंदर दोनों ही किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज़ दोनों ही किस्म की होती हैं। अभी यहाँ पे ये बात जो हमने कहा था कि भाई जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फंक्शन कम क्यों कर रहा होता है, तो यहाँ पे बात करें कि जो आपका एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं, यानी कि वही गुरूर वाली बात कि जो है ना इनको जब तक इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं मिलेगा तब तक जो है ये घूमते रहेंगे और ये एक्टिवली काम नहीं करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ कॉर्टिसोल, आपका जो कॉर्टिसोल है 90 to 95% आपका कॉर्टिसोल जो है प्लाज्मा बाइंड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से प्लाज्मा बाइंड होता है थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स, स्पेशली ग्लोब्यूलिन कॉल्ड कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। तो यानी मतलब इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो फिर ज़्यादा होती है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ जो है कोई चॉकलेट कह लें या फिर किसी चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग चीज़ से रैप कर दें और किसी चीज़ को आप पेपर से रैप कर दें, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग चीज़ से रैप की हुई है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी और जो पेपर से रैप की हुई है वो फ़ौरन से फट के इस्तेमाल हो जाएगी। मतलब इस तरीके से इसको कर लें। तो जो आपका कॉर्टिसोल जो होता है वो 90 से 95% बेचारा प्लाज्मा बाइंड होता है ना प्लाज्मा प्रोटीन से, तो इसकी कंसनट्रेशन तो मतलब ज़्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि ये प्लाज्मा बाइंड होता है तो बेचारा काम नहीं कर पाता, एक्टिव कम होता है, तो इसलिए 60 to 90 मिनट जो है इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो होती है, यानी इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है और ये इसीलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है। इसके बारे में आगे हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। यानी कि कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो इसकी कम होती है लेकिन हाफ़ लाइफ इसकी ज़्यादा होती है। हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है तो ये आपको
इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भाई पड़ा रहता है, काम नहीं करता, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। जबकि जो आपका अल्डोस्टेरोन है, ये जो है इसका जो आपका जितना भी अल्डोस्टेरोन होता है उसका 60% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है, और उसका 40% जो है वो आज़ाद घूम रहा होता है। मतलब उसका आपका जो कोर्टिसोल है उसका 95% जो है वो पूरा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, और सिर्फ 5% या 4% ही जो है वो काम कर रहा है। जबकि आपका अल्डोस्टेरोन जो है वो उसका 40% आज़ाद है, सिर्फ 60% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है। तो सबसे ज़्यादा फिर फंक्शन कौन कर रहा हुआ, फंक्शनली एक्टिव सबसे ज़्यादा होता है आपका अल्डोस्टेरोन, जबकि कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है आपके पास कोर्टिसोल। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो आपकी जो अल्डोस्टेरोन की हाफ़ लाइफ होती है वो 20 मिनट्स होती है, और जो आपकी कोर्टिसोल की हाफ़ लाइफ होती है वो 60 to 90 मिनट्स होती है। इसीलिए आपके ECF के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आपके अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये बाइंडिंग ऑफ एड्रेनल स्टेरॉयड टू प्लाज्मा प्रोटीन में सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ लेस एंड रैपिड फ्लक्चुएशन इन फ्री हार्मोन कंसंट्रेशन, ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। सो आगे हम पढ़ते हैं कि एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स आर मेटाबॉलाइज्ड इन लिवर। ठीक है, आपके लिवर के अंदर एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलाइज होते हैं। तो द एड्रेनल स्टेरॉइड्स आर डिग्रेडेड मेनली इन द लिवर एंड आर कंजुगेटेड स्पेशली टू ग्लूकोरोनिक एसिड एंड टू अ लेसर एक्सटेंट टू सल्फेट। ठीक है, तो आपका जो लिवर है, थ्रू लिवर आपके जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो थ्रू लिवर जो है वो आपकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं। कैसे, पहले इसको आपका लिवर तोड़ता है ग्लूकोरोनिक एसिड में, और उसके बाद जो है वो आपके बॉडी के अंदर इसको मतलब तोड़ दिया इसने, तो फिर इसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये दोनों इनएक्टिव हो गए। कौन दोनों? मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या कहते हैं कि इनएक्टिव हो गए। तो जितने आपके पास मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उसका 25% जो है वो आपकी बॉडी से थ्रू बाइल जो है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, और बाकी जो बचा कुछ होता है वो जो है वो आपका लिवर उसको बॉडी में सर्कुलेट करता है, और वो आपकी किडनी के ज़रिए थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ब्लड 100 मिलीलीटर जो आपका ब्लड है उसके अंदर 6 नैनोग्राम जो है वो अल्डोस्टेरोन होता है, और आपकी बॉडी में से 0.15 मिलीग्राम जो है पर डे सीक्रेट हो रहा होता है। जबकि आपकी बॉडी के अंदर जो 100 मिलीलीटर जो ब्लड है उसके अंदर 12 नैनोग्राम जो है वो कॉर्टिसोल होता है, 6 नैनोग्राम्स होता है अल्डोस्टेरोन और 12 नैनोग्राम्स होता है कॉर्टिसोल। कितने ब्लड में? 100 मिलीलीटर ब्लड में। और अल्डोस्टेरोन जो है वो 0.15 मिलीग्राम्स पर डे सीक्रेट होता है, जबकि 15 से 20 मिलीग्राम जो है वो कॉर्टिसोल आपके ब्लड से थ्रू यूरिन जो है वो सीक्रेशन हो रही होती है। ठीक है, और ये सीक्रेशन सुबह यानी निहारमू जो है वो इसका जो रेट है वो बढ़ जाता है सीक्रेशन का सुबह के टाइम पे। secretion rate of cortisol fluctuate throughout the day, rising in the early morning and declining in the evening is caused later and discussed later। मतलब रात को कम और सुबह को जो है वो इसके जो सिक्रेशन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इतनी सी बात है, कोई ख़ास ज़्यादा डीप नहीं। फंक्शन ऑफ मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अल्डोस्टेरोन, फंक्शंस ऑफ द मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अल्डोस्टेरोन थोड़ी सी पढ़नी है कि अगर आपके मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको हाइपरक्लीमिया हो जाता है। आपको ये बात हमने पहले जो डिस्कस किया अभी हम पढ़ते हैं कि जो आपका फोकस टोटल लॉस ऑफ एड्रेनोकॉर्टिको सिक्रेशन। ठीक है, या तो लॉस किस तरीके से हो सकता है, डेफिशिएंसी किस तरीके से हो सकती है, या तो आपका ये हार्मोन बने ही ना, अल्डोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, या फिर जो बन रहा है लेकिन सारा का सारा मतलब जितनी क्वांटिटी उसकी यूरिन में जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी या कि सारी की सारी क्वांटिटी थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से या थ्रू बाइल जो है फीसिस आपकी बॉडी से वो निकल गई। ठीक है ना, एक्सक्रीट हो गई। तो अब आपकी बॉडी के अंदर अगर अल्डोस्टेरोन नहीं है तो क्या होगा, तो आप 3 दिन से 2 हफ्ते के अंदर अंदर या तो मर जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको जो है वो मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन ना लगा दिया जाए, एक्सटेंसिव थेरेपी ना दे दी जाए। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़ते हैं कि अल्डोस्टेरोन जब भी भाई साहब ये आते हैं तो सोडियम को खींच लेते हैं, सोडियम बॉडी में ले लेते हैं और सोडियम के बदले पोटेशियम दिल खोल कर दे देते हैं और हाइड्रोजन दिल खोल कर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस अल्डोस्टेरोन की होगी डेफिशिएंसी, जब ये भाई साहब हैं ही नहीं,
तो क्या होगा कि पोटेशियम जाएगा ही नहीं, पोटेशियम सेल में पड़ा ही रहेगा और जमा होता रहेगा और पोटेशियम की क्वांटिटी आपके ECF के अंदर पोटेंशियल कंसनट्रेशन पोटेशियम कंसनट्रेशन इन योर ECF बिकम्स हायर, और आपके ECF के अंदर पोटेशियम कंसनट्रेशन जैसे ही ज़्यादा हो जाती है तो हम इसे कहते हैं कि हाइपरक्लेमिया हो गया है, यानी आपकी ECF के अंदर पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो सारा का सारा सोडियम और सोडियम के साथ सारा ECF लॉस कर देती है। ठीक है, यानी पोटेशियम ज़्यादा होना यानी सोडियम कम होना, सोडियम गया तो ECF भी साथ लेकर चला गया। ठीक है, तो ये आपकी समझ लें कि अल्डोस्टेरोन जो है वो लाइफ सेविंग इसको हार्मोन इसीलिए भी बोलते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। अगर वो आगे पीछे हो गया ये लेवल, सारा का सारा अल्डोस्टेरोन आपका क्रिएट हो गया थ्रू यूरिन, तो आपको हाइपरक्लेमिया हो जाता है, पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, विच कैन लीड यू टू द डेथ। ठीक है, अल्डोस्टेरोन मेजर या इसके बारे में डिटेल से बात हो रही है। अल्डोस्टेरोन इज़ द मेजर मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हमने इसकी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑफ अल्डोस्टेरोन इज़ अबाउट 3000 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो है वो 100 में से 60% बिजी है सिर्फ, लेकिन 40% तो काम कर रहा है ना अल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, तो इसकी जो मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है वो कॉर्टिसोल से 3000 मरतबा ज़्यादा, मतलब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन इसकी कंसनट्रेशन कम है, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जबकि कॉर्टिसोल की एक्टिविटी कम है लेकिन कंसनट्रेशन जो है वो 2000 टाइम्स इज़ मोर देन अल्डोस्टेरोन, क्योंकि भाई ये 95% तो प्रोटीन बाउंड बैठी हुई है, काम इसने करना नहीं है, 5% जो है वो काम कर रही होती है, तो काम ही नहीं कर रही है तो 95% बची ही हुई है, तो फिर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा ही होगी ना। तो यहाँ पे बस ये बात करना चाह रही है कि इसकी कंसनट्रेशन कॉर्टिसोल की ज़्यादा होती है, जबकि वर्क और एक्टिविटी जो होती है वो आपके किसकी अल्डोस्टेरोन की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे रीनल इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम, रीनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ अल्डोस्टेरोन। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि जो आपके ये वाले हार्मोन्स हैं ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर 28 में भी हम इसको डिटेल से बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि जो आपका एंजियोटेंसिन 2 जब आपके सेल के अंदर आ जाता है, तो जब एंजियोटेंसिन 2 जब आपके ECF के अंदर आता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इट विल बी रिकॉर्ड इन चैप्टर 28, ये बात करें इंक्रीजेज री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो सिंपल सी चीज़ कि जब भी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड की कंसनट्रेशन कम हो रही होती है, तो ये क्या करता है कि पानी मिला के, जैसे हम करते हैं ना, मतलब खून जो है वो कम हो रहा है तो पानी मिला के फ़िलहाल कंसनट्रेशन को नॉर्मल कर दो, बाद में फिर ब्लड चढ़ा के इसको नॉर्मल कर देंगे, या बॉडी खुद ही RBC खुद ही और मज़ीद जो है वो सेल जो ब्लड है उसको सही कर देगी, लेकिन फ़िलहाल तो कंसनट्रेशन पूरी नॉर्मल करनी है ना, तो उसके लिए क्या करेगा, देखेगा कहीं से पानी मिल जाए तो ब्लड में मिला दूँ और ब्लड में मिला के इसकी कंसनट्रेशन को कर दूँ नॉर्मल। कौन, अल्डोस्टेरोन ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अल्डोस्टेरोन भाई साहब क्या करते हैं कि जो आपका यूरिन के थ्रू पानी जो निकलने वाला होता है ना, सोडियम, और उसको जो है उसके अंदर से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। जब सोडियम भाई साहब आते हैं तो अपने साथ ECF भी लेकर आ जाते हैं। जब इसको सोडियम लेना होता है तो ये पोटेशियम भाई साहब को बाहर निकाल देते हैं थ्रू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, पोटेशियम जो है वो निकल जाता है, सोडियम और ECF आ जाता है, और जो यूरिन होता है उसके अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो ये लिक्विड है वो वापस चला जाता है और आपके ब्लड की कंसनट्रेशन को कर देता है नॉर्मल, ताकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो फिल वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकें। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ और आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड कम हो गया तो RBCs जो है वो मतलब RBCs जो है वो थिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मतलब RBCs की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो है वो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। मतलब कैसे, सर्कुलेशन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी, ब्लड थिक हो चुका है तो आपके पास क्या होता है कि हाइपोवॉल्यूमेट्रिक शॉक लगता है, यानी वॉल्यूम कम हो गया है ब्लड के अंदर। आपको पता है ब्लड जब पंप कर रहा होता है तो 60% अपने पास रखता है, 40% बाहर भेजता है। जब उसके पास ब्लड है ही नहीं, आ ही नहीं रहा उसके अंदर, तो हाइपोवॉल्यूमेट्रिक हो गया ना, तो ब्लड को शॉक लगता है और आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। तो इस पर रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात ये करें कि जो आपकी किडनी के पास जो आपका लूप ऑफ हैनल होता है, वहाँ पे जो आपका यूरिन पड़ा हुआ होता है सिक्रेशन के लिए, उसके अंदर से सारा लिक्विड ये ले जाता है, और जो बचा होता है उसके अंदर से पोटेशियम, जो यूरिन बचा कुचा होता है सिक्रेशन के लिए, उसके अंदर पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसके इफेक्ट आपके रीनल सिस्टम पे ये होते हैं कि वहाँ पे जो पानी पड़ा होता है उसको ये निकाल लेता है, और इसके यही इफेक्ट जो है वो आपकी
GIT की वॉल्स के अंदर भी हो रहे होते हैं कि उसकी वॉल्स के अंदर जितना भी सोडियम इसको मिलता है ये वहाँ से भी निकाल लेता है, और इन स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडीज़ के अंदर से जो है वो सॉल्ट बाहर जा रहा होता है, तो ये उसको वहाँ से भी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी स्वेटिंग भी फिर कम कर देता है इन द मीन टाइम जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे दिया है। फिलहाल इन्होंने किडनी की बात की है, तो हमने मतलब रीनल सर्कुलेटरी इफेक्ट की बात की है, तो हमने उसको डिस्कस किया। अभी हम इसको पढ़ते हैं। एक्सेस एल्डोस्टेरोन इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब अब अगर एल्डोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है कि भाई ब्लड लेवल, ब्लड के अंदर ब्लड की कंसनट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर कम हो गई है, ठीक है, तो इसने नॉर्मल कर दी। लेकिन अगर यही एल्डोस्टेरोन उस कंसनट्रेशन को बढ़ाई जा रहा है, यानी ब्लड की कंसनट्रेशन नॉर्मल हो गई है, अब नॉर्मल से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है और ब्लड कंसनट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई, ECF का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो अब आपकी आर्टरीज़ पे प्रेशर आएगा। भाई इतनी आर्टरीज़ की पावर नहीं है जितना तुम उसको जो है वो ECF दे रहे हो, ब्लड दे रहे हो, तो आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसके ऊपर जो है वो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो बॉडी क्या करती है, जब भी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है आपको यूरिन आता है, यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी जो है वो सोडियम और पोटेशियम का जो कंसनट्रेशन है उसको ब्लड के अंदर नॉर्मल कर देती है, और जो है वो आप ठीक हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन एस्केप द रिटर्न टू नॉर्मल सोडियम ऑफ वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज़, यानी आपकी किडनी क्या करती है कि आपके सोडियम और की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बैलेंस कर देती है, और आपका एल्डोस्टेरोन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको जो है वो नॉर्मल कर देती है, और इसके नुकसानात से जो है वो आपको बचा लेती है। इतनी सी बात थी। एक चीज़ बार बार जो है वो गाइडन रिपीट कर रहा होता है। गाइडन के अंदर ये फ़ायदा है कि फिर आपको खुद से दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद इसने इतनी मरतबा रिपीट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वहाँ पर पढ़ा कि जब आपको एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो आपको हाइपरक्लेमिया हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बढ़ा हुआ ही है, उसको सिक्रेशन कोई उसको निकाल ही नहीं रहा बाहर। इसी तरीके से जब आपके पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हाइपोक्लेमिया हो जाएगा, यानी एल्डोस्टेरोन ने सारा का सारा जो है वो पोटेशियम बाहर फेंक दिया और सारा का सारा सोडियम ले लिया। अब पोटेशियम की हो गई कमी। अब पोटेशियम की कमी हो गई तो हमने पीछे पढ़ा था कि पोटेशियम जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफ जो ECG में भी हम देख रहे होते हैं पोटेशियम की एक्टिविटीज़ के इनफ्लक्स और इफ्लक्स की वजह से जो हमारी वेव्स के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अब अगर आपके अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है तो ये आपकी मसल वीकनेस करवा देगी, ठीक है, यानी एल्डोस्टेरोन ज़्यादा आ गया, इसने सारा पोटेशियम बाहर भेज दिया और सारा का सारा सोडियम अंदर लेकर आ गया। तो अब पोटेशियम की कमी की वजह से आपके जो मसल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई और आपके मसल जो हो गए हैं वो वीक हो गए हैं, इसके अंदर कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहा। दूसरा, अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए, मतलब अगर ज़्यादा हो गया एल्डोस्टेरोन, तो इसने क्या किया कि आपको हाइपोक्लेमिया कर दी। हाइपोक्लेमिया यानी मसल वीकनेस कर दी। आपके पास पोटेशियम की क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि इसने जाके एल्डोस्टेरोन ने सारा का सारा पोटेशियम को घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे कन्वर्सली यहाँ पे बात कर रहा है कि यही अगर आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसको यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए था इस वाले पोर्शन में, इसने यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि अगर यही एल्डोस्टेरोन आपका इस डेफिशिएंट, अगर यही एल्डोस्टेरोन आपका कम पड़ जाता है, अगर यहाँ एल्डोस्टेरोन की ज़्यादा की बात की है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के कम की बात की है, तो यहाँ पे अगर ये बात करें कि आपका एल्डोस्टेरोन कम पड़ जाता है तो इससे क्या होगा कि आपका पोटेशियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी है ना, जो ग्राफ बन रहा होता है आपके पोटेशियम की इफ्लक्स सोडियम की इफ्लक्स की वजह से उसको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा और ये एरिदमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो आपकी हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लीड्स टू हार्ट फेलियर, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वेव्स जनरेट हो रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही होती है, इसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस लेकर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से वो हार्ट एरिदमिया हो जाता है, एरिदमिया डेवलप हो जाता है, यानी जो वेव्स हैं वो रिदमिकली जो है वो जितने इंटरवल पे उसको वेव को बनना चाहिए, प्लेट्यू को बनना चाहिए, वो उतने इंटरवल पर नहीं बन रहा होता और उसका टाइम जो ड्यूरेशन जो होती है वो बार बार अल्टर कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेगुलर वेव्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एरिदमिया, जिसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट फेलियर होता है
अल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो गया अल्डोस्टेरोन तो आपको हाइपोक्लेमिया हो जाता है, यानी पोटेशियम की कमी। एक्सेसिव अल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस ट्यूबुलर हार्मोन सीक्रेशन। ओके, अब आपको पता है कि जब आपका सोडियम इन आ रहा होता है बॉडी के अंदर, तो ये खुद सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के चक्कर में सारा पोटेशियम बाहर भेज देता है, ठीक है। तो पोटेशियम के साथ आपका हाइड्रोजन भी चला जाता है। जब आपको पता है कि आपकी स्किन का पीएच मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो गई, सारा हाइड्रोजन बॉडी में से सीक्रेट ही हो गया, तो आपका जो स्किन है, जो आपकी बॉडी है, वो किस चीज़ का शिकार हो जाएगी? अल्कलोसिस का। बस इतनी सी बात है कि सारी हाइड्रोजन बॉडी से चला गया है, सीक्रेट हो गया है एक्सेसिव अल्डोस्टेरोन की वजह से, पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन भी चला गया, जिसकी वजह से आपको जो है वो अल्कलोसिस हो जाएगा। अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, वो मैंने जो पीछे बात की थी कि जब आपके अल्डोस्टेरोन भाई साहब जब आ गए हैं, उनको किसी भी तरीके से सोडियम चाहिए और वो किसी भी तरीके से पोटेशियम बॉडी से निकाल देंगे, तो वो सोडियम कहाँ से लेंगे? वो उनको जहाँ से मिलेगा वो वहाँ से लेंगे। वो लूपोफेनल से लेंगे, वो आपके रेनल सर्कुलेशन से भी ले लेंगे, वो आपके जो माउथ के अंदर सलाइवा जो बन रहा होता है उसके अंदर से भी जो है वो उठा लेंगे। उसको स्वेटिंग हो रही है, आपकी स्वेटिंग रोक देंगे, उसके अंदर से सारा सोडियम एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपके इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के अंदर जो है वो स्टिमुलस जनरेट करेंगे और सारा का सारा जो उसके अंदर से सोडियम होगा वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये बात है, बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो जो बार बार यहाँ पर बात रिपीट हो रही है उसको मैंने कंसाइज करके सारा बता दिया। बेसिक चीज़ जो पढ़ने की, याद करने की, वो ये है कि जो मतलब आपके एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन पर बाकी जो दूसरे जो कोर्टिसोल वगैरह जो दूसरे जोना फेसिकुलेटर, जोना रेडिकुलर से इनका कोई असर नहीं होता, ये अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। इसकी रेगुलेशन पे इन दोनों जोन्स का, जो बकाया दो जोन्स हैं रेटिकुलेटा और फेसिकुलेटा, इन रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा, इनका कोई असर नहीं होता। असर किन चीज़ों का होता है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए। सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं जो एल्डोस्टेरोन के रेगुलेशन में काम कर रहे होते हैं। एक ये कि अगर आपके ECF के अंदर पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो भी अल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, वो आएगा उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। अगर आपके ECF के अंदर इसको कहीं से एंजियोटेंसिन 2 मिल गया तो इसको समझ में आ जाएगा कि भाई एंजियोटेंसिन 2 क्यों आया है, तो वो फिर सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ब्लड के आपके जो ECF है उसके अंदर सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन कम हो गई है, ज़रा से भी नीचे गिरी, तो भी आपकी एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो हमने एक हार्मोन पढ़ा था ACTH, एंटीरियर पिट्यूटरी में, इसका काम तो बेसिकली क्या होता है? सिक्रेशन करवाना होता है। लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ये रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन को कंट्रोल भी करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और ये था इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉर्टिसोल, वो भी नेक्स्ट वीडियो में।